नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में मैं बिंदु आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक कहानी समाप्ति लेके आई हूँ। अपूर्व कृष्ण बीए पास करके कलकत्ता से घर लौट रहे थे। छोटी सी नदी थी, वर्षा के बाद प्राय सूख जाती थी। इस समय श्रावण के अंत में बाढ़ से उमड़कर एकाएक गांव की सीमा और बांस झाड़ों के तल प्रदेश को चूमती हुई बह रही थी। नौका घाट पर यथास्थान पर आ लगी। नदी के किनारे से अपूर्व के घर की पक्की छत वृक्षों के बीच में से दिखाई दे रही थी। अपूर्व के आने का समाचार घर पर किसी व्यक्ति को पता न था, अतः घाट पर कोई व्यक्ति नहीं लेने आया। माँ जी को बैग उठाने के लिए उद्यत होते देखकर अपूर्व उसे मना करता हुआ स्वयं ही बैग उठाकर प्रसन्न मन से झट उतर पड़ा। किनारे पर कीचड़ थी। उतरते ही अपूर्व बैग समेत कीचड़ में गिर पड़ा। जैसे ही वह गिरा, वैसे ही कहीं से एक मधुर उच्च कंठ से तरल हास्य लहरी उठी, जिसने पास के वट पर बैठे पक्षियों को चौंका दिया। अपूर्व ने अत्यंत लज्जित होकर शीघ्र ही संभल कर आंख उठाकर देखा। किनारे महाजन की नौका से उतारा हुआ नई ईंटों का ढेर रखा था। उसी के ऊपर बैठी एक लड़की ऐसी लग रही थी मानो अभी हास्य वेग से 100 धाराएं फूट पड़ेगी। अपूर्व ने पहचान लिया, वह उन्हीं के नए पड़ोसी की लड़की मृणमय थी। दूर बड़ी नदी के किनारे इनका घर था। वहां नदी के कटाव के कारण देश त्याग कर 2-3 वर्ष से वे इसी गांव में आकर बस गए हैं। इस लड़की की ख्याति बहुत सुनाई पड़ती है। गांव के पुरुष स्नेह के कारण इसको पगली कहते हैं, किंतु गांव की स्त्रियां इसके स्वच्छंद स्वभाव से सर्वथा भीत, चिंतित और शंकित रहती है। गांव के लड़कों के साथ इसका सारा खेल चलता है। समवयस्का लड़कियों के प्रति अनादर भाव की सीमा ही नहीं। पिता की लाडली लड़की थी ना, इसीलिए उसका इतना दुर्दांत प्रताप था। इस संबंध में मृणमयी की माँ अपनी सहेलियों से पति के विरुद्ध शिकायत करने से कभी न चूकती थी, लेकिन पिता उसको प्यार करते थे। पिता के पास रहते मृणमयी की आंखों में आंसू उनके हृदय को बहुत अखरते थे। यही सोचकर प्रवासी पति का स्मरण करती हुई मृणमयी की माँ लड़की को किसी प्रकार रुला न पाती थी। देखने में मृणमयी सांवली थी। छोटे घुघराले बाल पीठ तक लटकते रहते थे। चेहरे का भाव बिल्कुल बालकों के समान था। बड़ी काली आंखों में न लज्जा थी, न भय था, न कोई और हाव भाव का लेश मात्र। कद ऊंचा, हष्ट पुष्ट और स्वस्थ सबल, किंतु उसकी उम्र ज्यादा है या कम, ये प्रश्न किसी के मन में ही नहीं उठता। यदि उठता तो अब तक उसके अविवाहित रहने के कारण लोग उसके माता पिता की बुराई करते। हमारे अपूर्व ने इससे पहले छुट्टियों में घर आते समय 2-4 बार इस बंधनहीन बालिका को देखा है और फुर्सत के वक्त यहाँ तक कि व्यस्त रहते हुए भी इसके संबंध में सोचा है। यूं तो संसार में अनेक चेहरे नजर आते हैं, पर कोई कोई चेहरा चुपचाप अचानक हृदय में समा जाता है। ऐसा केवल सौंदर्य के कारण हो सो नहीं, इसका एक और भी गुण है। लगता है वह गुण है स्वच्छंदता। वह चेहरा हजारों से दृष्टि आकर्षित कर लेता है और पलक मारते मन में अंकित हो जाता है। इसी कारण इस सप्राण चंचल मुख को एक बार देख लेने पर सहज ही से बुलाया नहीं जा सकता। पाठकों से कहना व्यर्थ है कि मृणमय की कौतूहल हास्य ध्वनि कितनी ही सुमधुर क्यों न हो, अभागे अपूर्व के लिए वह बहुत क्लेशदायक हो गई थी। वह झटपट माँ जी को अपना बैग सौंपकर अपना लाल चेहरा लेकर तेजी से घर की ओर चल पड़ा। ईंट के उस ढेर के ऊपर से बहती हुई हास्य ध्वनि सुनते हुए चादर और बैग में कीचड़ लपेटे वृक्षों की छाया में होकर अपूर्व घर पहुंचा। पुत्र के अकस्मात आगमन से उसकी विधवा माता पुलकित हो उठी। तत्क्षण रबड़ी, दही और रोहू मछली की खोज के लिए आदमी इधर उधर दौड़ाए गए और आस पड़ोस में भी हलचल मच गई। भोजन के पश्चात माँ ने अपूर्व के विवाह के प्रस्ताव की चर्चा की। अपूर्व इसके लिए तैयार था। प्रस्ताव तो बहुत पहले ही रखा गया था, किंतु पुत्र नई रोशनी की नई टेक की जिद किए बैठा था कि बीए पास किए बिना विवाह नहीं करूंगा। इतने दिन माता ने इसकी प्रतीक्षा की थी, अतः अब और कोई उज्र करना व्यर्थ था। अपूर्व ने कहा, पहले पात्री देख ली जाए, उसके बाद तय होगा। माँ ने कहा, पात्री देख ली है, उसके लिए तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है।
अपूर्व उस विषय में स्वयं ही चिंता करने को प्रस्तुत हो गया और बोला, लड़की देखे बिना विवाह नहीं कर सकूंगा। मां ने सोचा, भला ऐसी अनहोनी बात भी कहीं सुनाई पड़ती है, लेकिन राजी हो गई। उस रात अपूर्व ने दिया बुझाकर बिस्तर पर लेटने के बाद उच्च मधुर कंठ की हास्य ध्वनि आकर निरंतर उसके कानों में गूंजने लगी। मन लगातार अपने आप को यह कह कहकर तंग करने लगा कि मानो सवेरे के पैर फिसलने की घटना का किसी न किसी प्रकार से संशोधन कर लेना उचित है। बालिका यह नहीं जान पाई है कि मैं अपूर्व कृष्ण हूँ। मैंने बहुत विद्या प्राप्त की है। कलकत्ता में बहुत दिन बिताकर आया हूँ। संयोग से पैर फिसलने के कारण कीचड़ में गिर पड़ने से मैं हंसने या अपेक्षा करने योग्य साधारण ग्रामीण युवक नहीं हूँ। दूसरे दिन अपूर्व कन्या देखने जाएगा। अधिक दूर नहीं, मोहल्ले में ही उसका घर है। थोड़े से ध्यान से सज धज कर, धोती और चादर उतार कर, सिल्क की अचकन और चूड़ीदार पायजामा, सिर पर गोल पगड़ी और पैरों में वार्निश किए हुए जूते पहनकर, हाथ में सिल्क का छाता लिए हुए वह प्रातःकाल घर से निकला। होने वाले ससुर के घर में पदार्पण करते ही महासमारोह समादर की धूम मच गई। अंत में यथास्थान कंपित हृदय लड़की को झाड़ पोंछ कर, रंग कर, पन्नी से जूड़ा बांधकर, एक रंगीन पतली साड़ी में लपेटकर वर के सामने लाकर उपस्थित किया गया। वह एक कोने में चुपचाप घुटनों पर सिर टेके बैठी रही और एक प्रौढ़ दासी उसे साहस देने के लिए उसके पीछे खड़ी रही। कन्या का छोटा भाई अपने परिवार में नव आगंतुक की पगड़ी, घड़ी की चेन और नवोदित मूछों का एकाग्रचित्त से निरीक्षण करने लगा। कुछ देर मूछों पर ताव देने के बाद गंभीर भाव में अपूर्व ने पूछा, तुम क्या पढ़ती हो? वस्त्र आभूषणों में ढके लज्जास्फूर्त ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। 2-3 बार प्रश्न दोहराने और प्रोत्साहन देने के लिए प्रौढ़ दासी द्वारा कई बार पीठ ठोके जाने के बाद अत्यंत धीमी आवाज में एक सांस में बड़ी शीघ्रता से बालिका कह गई, चारु पाठ द्वितीय भाग, व्याकरण सार प्रथम भाग, भूगोल विवरण, पाठ्यगणित और भारतवर्ष का इतिहास। तभी बाहर से अधीर पैरों की धम धम सुनाई दी और घर भर में दौड़ती, हाँफती और पीठ पर बाल फैलाए मृणमयी कमरे में घुस आई। उसने अचानक अपूर्व कृष्ण की ओर दृष्टि डाली। कन्या के भाई राखल का हाथ पकड़कर खींचातानी शुरू कर दी। उस समय राखल एकाग्र मन से अपनी पर्यवेक्षण शक्ति की विवेचना में निमग्न था। वह किसी प्रकार उठने को तैयार नहीं था। नौकरानी अपनी संयत कंठ ध्वनि की कोमलता की रक्षा पर दृष्टि रखते हुए यथासंभव कड़े ढंग से मृण्मय को फटकारने लगी। संगी को किसी भी प्रकार विचलित न कर पाने के कारण अंत में उसकी पीठ पर जोर से थप्पड़ मारकर और चट से कन्या के सिर का घूंघट उगाड़कर मृण्मयी आंधी की भांति कमरे से निकल गई। दासी गुर्राती हुई गर्जने लगी और अकस्मात बहन का घूंघट उठ जाने से राखल खिलखिलाकर हंसने लगा। अपनी पीठ पर पड़े जोर के थप्पड़ को उसने अन्यायपूर्ण नहीं समझा था, क्योंकि इस प्रकार का लेन देन उनमें सदा चलता रहता था। यही नहीं, पहले मृण्मयी के बाल कंधों को पार कर उसके पीठ के बीचों बीच पहुंच जाते थे। राखल ने ही एक दिन हठात पीछे से आकर उसके झोटे पर कैंची चला दी थी। इसके बाद ये नीरव परीक्षा सभा और अधिक देर न चल सकी। पिंडाकार कन्या किसी प्रकार फिर दीर्घाकार होकर दासी के सहारे अंतपुर में चली गई। अपूर्व बड़े गंभीर भाव से विरल मूछों की रेखा पर ताव देता हुआ उठकर कमरे से बाहर आने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर देखा कि वार्निश किए हुए नए जूते वहां नहीं थे। कहाँ गए ये बहुत प्रयत्न करने पर भी मालूम न हो सका। घर के सब लोग बहुत परेशान हुए और अपराधी को लक्ष्य करके गालियां और फटकार की उज्र वर्षा होने लगी। बहुत खोज के पश्चात अंत में और कोई उपाय न देखकर घर के मालिक की पुरानी फटी चप्पल पहनकर पतलून, अचकन और पगड़ी से सुसज्जित अपूर्व कृष्ण कीचड़ से भरे गांव के रास्ते में बड़ी सावधानी से चलने लगा। अपूर्व सहम कर ठहर कर इधर उधर देख रहा था कि सघन वन में निकलकर एक निर्लज अपराधिनी उसके सामने नए जूते रखकर भागने की तैयारी करने लगी। अपूर्व ने शीघ्रता से उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे बंदी बना लिया।
मृणमयी ने खींचतान करके हाथ जोड़ाकर भागने की चेष्टा की, किंतु सफल न हो सकी। घुंघराले बालों से ढके उसके स्वस्थ हंसमुख नटखट मुख के ऊपर वृक्षों की शाखाओं में से छनकर आती हुई सूर्य की किरणें पड़ रही थी। अपूर्व ने मृणमयी के ऊपर उठाते हुए मुख पर गंभीर दृष्टिपात किया, तड़ित तरल नेत्रों की ओर ताका और अत्यंत धीरे धीरे मुट्ठी ढीली करके कर्तव्य को मानो अधूरा ही रखकर बंदिनी को छोड़ दिया। क्रोधित होकर अपूर्व यदि मृणमयी को पकड़कर मारता तो उसे तनिक भी आश्चर्य नहीं होता, किंतु निर्जन मार्ग में इस विचित्र नीरव दंड का वह कोई अर्थ न समझ सकी। दिन भर तरह तरह के बहाने बनाकर अपूर्व माँ से भेंट करने अंत्यपुर में नहीं गया। बाहर दावत थी, वही जिम आया। संध्या समय अंत्यपुर में प्रवेश करने पर माँ ने उससे पूछा, क्यों रे अप्पू, लड़की देखी, कैसी लगी, पसंद आई? अपूर्व ने कुछ अप्रभित भाव से कहा, लड़कियां देख आया हूं माँ, उनमें से एक मुझे पसंद है। माँ आश्चर्य से बोली, तो तूने कितनी लड़कियां देखी है? काफी देर इधर उधर करने पर अंत में मालूम हुआ कि उनके लड़के ने पड़ोस में रहने वाले शरद की लड़की मृणमयी को पसंद किया है। इतना पढ़ लिख कर लड़के की ऐसी पसंद? पहले अपूर्व ने बहुत अधिक लज्जा का अनुभव किया, किंतु जब माँ बहुत आपत्ति करने लगी तो उसकी लज्जा छूट गई। वह जिद में आकर कह बैठा, मृणमयी के अलावा मैं और किसी से विवाह नहीं करूंगा। अन्य जड़ पुतलियों के समान दूसरी लड़कियों के विषय में वह जितनी कल्पना करता, उतनी ही विवाह के संबंध में उसके मन में विषम वितृष्णा का उद्रेक होता। 2-3 दिन तक उभय पक्ष में मान अभिमान अनहार अनिंद्रा चलने के बाद अपूर्व की विजय हुई। माँ ने अपने मन को समझा लिया कि मृणमयी बच्ची है और मृणमयी की माँ उसे उपयुक्त शिक्षा देने में असमर्थ है। विवाह के बाद उनके हाथों में पड़ते ही उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा और धीरे धीरे उन्हें इसका भी विश्वास हो गया कि मृणमयी का चेहरा सुंदर है, किंतु साथ ही उसकी बिखरी केश शक्ति पर यह आशा थी कि बालों को कसकर बांधने और खूब तेल लगाने से धीरे धीरे यह दोष भी मिट जाएगा। मोहल्ले के लोग अपूर्व की इस पसंद को अपूर्व पसंद कहकर पुकारने लगे। पगली मृणमयी को बहुत से लोग प्यार करते थे, किंतु फिर भी अपने पुत्र के विवाह योग्य उनमें से उसे किसी ने नहीं समझा। यथा समय मृणमयी के पिता ईशान मजूमदार को समाचार दिया गया। वे किसी स्टीमर कंपनी के क्लर्क की हैसियत से दूर नदी तीरवर्ती एक छोटे से स्टेशन पर टिन की छत वाली एक साधारण कुटीर में माल लादने उतारने तथा टिकट बेचने के काम पर नियुक्त थे। मृणमयी के विवाह के प्रस्ताव की बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू झरने लगे। उनमें कितने दुख थे, कितने आनंद के थे, इसका हिसाब लगाकर बताने का कोई उपाय नहीं है। कन्या के विवाह के उपलक्ष्य में ईशान ने छुट्टी की प्रार्थना करते हुए हेड ऑफिस के साहब के पास दरख्वास्त भेजी। साहब ने इस उपलक्ष्य को नितांत तुच्छ समझकर छुट्टी को नामंजूर कर दिया। तब पूजा के अवसर पर 1 सप्ताह की छुट्टी पाने की संभावना बताकर विवाह को तब तक के लिए स्थगित रखने के लिए घर को चिट्ठी लिख दी, किंतु अपूर्व की मां ने कहा, इस महीने में दिन अच्छा है और मैं अब और देर नहीं कर सकती। दोनों ओर से प्रार्थना अस्वीकृत होने पर व्यथित हृदय ईशान और कोई आपत्ति किए बिना पहले की भांति सामान तोलने और टिकटों की बिक्री करने में लगे रहे। इसके बाद मृणमयी की माँ और मोहल्ले के सारे बुजुर्ग मिलकर मृणमयी को भावी कर्तव्य के संबंध में दिन रात उपदेश देने लगे। वह दुष्ट पौने घोड़े की भांति गर्दन टेढ़ी करके पीछे हटकर कह बैठी, मैं विवाह नहीं करूंगी, किंतु फिर भी विवाह करना पड़ा। उसके बाद शिक्षा आरंभ हुई। एक रात में मृणमयी की सारी दुनिया अपूर्व की माँ के अंत्यपुर में आकर घिर गई। सांस संशोधन कार्य में प्रवृत्त हुई। मुख आकृति को अत्यंत कठोर बनाकर उन्होंने कहा, देखो बेटी, अब तुम अबोध लड़की नहीं हो, हमारे घर में ऐसी बेहयाई नहीं चलेगी। सास ने जिस अभिप्राय से बात कही थी, मृणमयी ने उसे उस अर्थ में ग्रहण नहीं किया। उसने सोचा, यदि इस घर में न चले तो अन्यत्र जाना होगा। दोपहर के समय वह वहां नहीं दिखी। कहाँ गई, इसकी खोज शुरू हुई। अंत में विश्वासघाती राखल ने उसके छिपने की जगह पर उसे पकड़वा दिया। वह वट के नीचे राधाकांत के परित्यक्त के टूटे रथ में जा बैठी थी।
सास ने, माँ ने और मोहल्ले की समस्त हितैषी महिलाओं ने मृणमयी को जिस प्रकार फटकारा होगा, पाठक पाठिका गण उसकी सहजी कल्पना कर सकते हैं। रात में घने बादल छा गए और छपाछप वर्षा होने लगी। अपूर्व कृष्ण ने बिछोने पर बहुत धीरे धीरे मृणमयी की ओर जरा बढ़कर उसके कान में कोमल स्वर में कहा, मृणमयी, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मृणमयी ने आवेश में आकर कहा, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। उसके मन में जितना क्रोध और जितना दंड विधान था, वह सब उसने पूंजीभूत करके सारा अपूर्व के सिर पर दे मारा। अपूर्व ने खिन्न होकर पूछा, क्यों? मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? मृणमयी ने कहा, तुमने मेरे साथ विवाह क्यों किया? इस अपराध की संतोषजनक कैफियत देना कठिन था, किंतु अपूर्व ने मन ही मन कहा, जैसी भी हो, इस स्वच्छंद मन को वश में करना ही पड़ेगा। दूसरे दिन सास ने मृणमयी में विद्रोही भावना के सारे लक्षण देखकर उसे किवाड़ लगाकर कमरे में बंद कर दिया। वह पिंजरे में बंद नए पक्षी के समान पहले तो बहुत देर तक कमरे में छटपटाती हुई इधर उधर घूमती रही। अंत में निकल भागने का कोई मार्ग न देखकर निष्फल क्रोध में बिस्तर की चादर दांतों से फाड़ फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाला और पेट के बल धरती पर पसर कर मन ही मन पिता को पुकारती हुई रोने लगी। तभी धीरे धीरे आकर कोई उसके पास बैठ गया और स्नेह से उसके धूल में बिखरे बालों को कपोलों से हटाने की चेष्टा करने लगा। मृणमयी ने जोर से सिर हिलाकर उसका हाथ हटा दिया। कान के पास मुंह झुकाकर अपूर्व ने धीरे से कहा, मैंने छिपकर किवाड़ खोल दिए हैं, चलो हम लोग पीछे बगीचे में भाग चले। मृणमयी ने जोर से सिर हिलाकर क्रोधपूर्वक रोते हुए कहा, नहीं। अपूर्व ने उसकी ठोड़ी उठाकर मुंह उठाने का प्रयत्न करते हुए कहा, एक बार देखो तो कौन आया है। राखल धराशायी मृणमयी की ओर ताकता हतबुद्धि की भांति दरवाजे के पास खड़ा था। मृणमयी ने मुंह उठाए बिना ही अपूर्व का हाथ ढेल दिया। अपूर्व बोला, राखल तुम्हारे साथ खेलने आया है, खेलने जाओगी? उसने खीज भरे स्वर में कहा, नहीं। राखल ने कोई असुविधा नहीं देखकर किसी प्रकार कमरे में भागकर मुक्ति की सांस ली। अपूर्व चुपचाप बैठा रहा। मृणमयी जब रोते रोते थककर सो गई, तब अपूर्व दबे पांव बाहर आकर दरवाजे की सांकल लगाकर चुपचाप चला गया। दूसरे दिन मृणमयी को पिता का एक पत्र मिला। उन्होंने अपनी प्राण प्रतिमा मृणमयी के विवाह के अवसर पर उपस्थित न हो सकने के लिए दुख प्रकट करते हुए नव दंपति को हार्दिक आशीर्वाद भेजा था। मृणमयी ने सास से जाकर कहा, मैं पिताजी के पास जाऊंगी। अकस्मात यह असंभव प्रार्थना सुनकर सास उसे फटकारते हुए बोली, इसका बाप कहाँ रहता है, कोई ठिकाना नहीं है, कहती है पिता के पास जाऊंगी, वारी दुनिया। वह बिना कुछ कहे चली गई। अपने कमरे में जाकर द्वार बंद करके जिस प्रकार अत्यंत निराश व्यक्ति देवता से प्रार्थना करता है, उसी प्रकार कहने लगी, पिताजी तुम मुझे ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, यहाँ मेरा कोई नहीं है, मैं यहाँ रही तो मैं नहीं बचूंगी। घोर रात में अपने पति के सो जाने पर द्वार खोलकर धीरे धीरे मृणमयी बाहर निकली। यद्यपि कभी कभी बादल आ जाते थे, तथापि चांदनी रात में रास्ता देखने लायक पर्याप्त प्रकाश था। पिता के यहाँ जाने के लिए कौन सा रास्ता लेना चाहिए, मृणमयी कुछ नहीं जानती थी। उसके मन में तो बस यही विश्वास था कि जिस रास्ते डाक ले जाने वाले रनर लोग चलते हैं, उसी रास्ते पृथ्वी के सारे ठिकानों पर जाया जा सकता है। मृणमयी डाक वालों का वही रास्ता पकड़कर चलने लगी। चलते चलते देह थक गई। रात भी प्राय समाप्त हो गई। जिस समय वन में दो एक पक्षी बेचैनी से अनिश्चित स्वर में बोलने की तैयारी कर रहे थे कि अथक ठीक समय निर्णय न ले पाने के कारण हिचकिचा रहे थे, तभी मृणमयी रास्ते के सिरे पर नदी के किनारे किसी बड़े बाजार जैसे स्थान में आ उपस्थित हुई। अब किस ओर जाना चाहिए, वह यही सोच रही थी कि तभी कोई परिचित झमझम शब्द सुनाई पड़ा। कंधे पर चिट्ठियों का थैला लिए डाक का रनर हाँफता हुआ पहुंचा। मृणमयी ने झटपट उसके पास जाकर कातर स्वर में कहा, मैं पिताजी के पास कुशीगंज जाऊंगी, तुम मुझे साथ ले चलो ना। कुशीगंज कहाँ है, मैं नहीं जानती। यह कहकर उसने घाट पर बंधी डाक ले जाने वाले डाकिये से कहा। नाव के मल्हार को जगाकर डाकिया नाव खोलने को कह रहा था। उसके पास दया दिखाने का प्रश्न करने का समय ही नहीं था। देखते देखते हाट और बाजार सजग हो उठे।
घाट पर पहुंचकर मृणमयी ने एक मल्लाह को पुकार कर कहा, माँ जी, मुझे कुशीगंज ले चलोगे? उसके उत्तर देने से पहले ही पास की नाव से एक आदमी बोल उठा, अरे कौन है? ओह बेटी मीनू, तुम यहाँ कैसे? मृणमयी व्यग्र स्वर में बोल उठी, वनमाली, मैं कुशीगंज जाऊंगी पिता के पास, मुझे अपनी नाव में ले चलो ना। वनमाली उसके गांव का मल्लाह था। वह इस लड़की का स्वभाव जानता था। वह बोला, पिता के पास जाओगी? बहुत अच्छा, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मृणमयी नाव पर चढ़ गई। माझी ने नाव खोल दी। मेघ गिर आए और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। भादों के महीने की भरी नदी उफन उफन कर नाव को झूटे देने लगी। मृणमयी का सारा शरीर निद्रा में आच्छन्न हो गया। आंचल बिछाकर वह नौका में लेट गई और निश्चित भाव से सो गई। जाग कर उठी तो देखा वह ससुराल की खाट पर लेटी है। उसको जगा हुआ देखकर नौकरानी ने चिल्लाना आरंभ किया। नौकरानी की आवाज पर सास ने आकर बड़ी कठोर बातें कही। मृणमयी आंखें फाड़कर चुपचाप उनके मुंह की ओर ताकती रही। अंत में जब उन्होंने उसकी शिक्षा की कमी के लिए उसके पिता पर कटाक्ष किए तो मृणमयी ने तेजी से पास के कमरे में घुसकर भीतर से सांकल लगा ली। लज्जा त्याग कर अपूर्व ने माँ से कहा, माँ, बहू को 2-3 दिन के लिए पिता के घर पहुंचाने में क्या हर्ज है? माँ अपूर्व की न भूतो न भविष्यति भर्त्सना करने लगी और संसार में इतनी लड़कियों के रहते छांट छूट कर इस दस्यु लड़की को घर में लाने के लिए उसकी काफी लांछना करने लगी। उस दिन दिन भर बाहर आंधी और पानी और घर में भी वैसी विभिक्षिका चलती रही। दूसरे दिन अंधेरी रात में अपूर्व ने मृणमयी की ओर धीरे से जाकर कहा, मृणमयी, अपने पिता के पास चलोगी? मृणमयी ने झट से अपूर्व का हाथ पकड़कर विस्मय से पूछा, चलूंगी? अपूर्व ने धीरे से कहा, तो चलो, हम दोनों चुपचाप भाग चलते हैं। मैंने घाट पर नाव ठीक कर रखी है। मृणमयी ने अत्यंत कृतज्ञतापूर्ण हृदय से एक बार पति के मुंह की ओर ताका। उसके बाद झटपट उठकर कपड़े पहनकर बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। अपूर्व ने अपनी माता की चिंता दूर करने के लिए एक चिट्ठी लिख कर रख दी और दोनों बाहर निकल गए। रात में ही नाव खोल दी गई। हर्ष से अधीर हो जाने पर भी थोड़ी ही देर में मृणमयी को नींद आ गई। दूसरे दिन कैसी मुक्ति और कैसा आनंद था। दोनों ओर अनगिनत गांव, बाजार और अनाज के खेत और वन थे। अनेक नौकाएं यातायात कर रही थी। मृणमयी छोटी से छोटी बात पर पति से हजारों प्रश्न पूछने लगी। इस नाव में क्या है? ये कहाँ से आ रही है? इस जगह का क्या नाम है? इस प्रकार के अनेक प्रश्न जिनका उत्तर न तो अपूर्व को अपनी कॉलेज की किसी पुस्तक में मिला था, न ही कलकत्ता में उसको इसकी जानकारी हुई थी। दूसरे दिन संध्या के समय नाव कुशीगंज जा पहुंची। टीन की छत वाले कमरे में एक मेले चौकोर कांच वाली तेल की लालटेन जलाकर छोटी सी डेस्क पर नंगे बदन स्टूल पर बैठे ईशान चंद्र एक चमड़े की जिल्द वाले बड़े खाते में हिसाब लगा रहे थे। इसी समय नव दंपति ने कमरे में प्रवेश किया। मृणमयी ने पुकारा, पिताजी। उस कमरे में ऐसी कंठ ध्वनि इस प्रकार पहले कभी ध्वनित नहीं हुई थी। ईशान की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। वे क्या कहें, क्या करे, कुछ भी न सोच सके। उनकी लड़की और दामाद मानो साम्राज्य के युवराज और युवरागी हो। जूट के बोरे के बीच उनके उपयुक्त सिंहासन का किस प्रकार प्रबंध करे, उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई और वह तय न कर पा रही थी। फिर भोजन का प्रबंध, वह भी एक बड़ी चिंता थी। दरिद्र क्लर्क स्वयं अपने हाथ से दाल भात पकाकर खाता है। आज ऐसे आनंद के दिन वह क्या करे, क्या खिलाए? मृणमयी बोली, पिताजी, आज हम सब मिलकर पकाएंगे। अपूर्व ने इस प्रस्ताव पर अत्यधिक उत्साह प्रकट किया। घर में स्थानाभाव, लोकाभाव और अन्नाभाव था, किंतु छोटे से छिद्र में से जैसे फंवारा चौगने वेग से फूट पड़ता है, उसी तरह दारिद्र्य के संकीर्ण मुंह से आनंद परिपूर्ण धारा से बह चला। इसी प्रकार 3 दिन कट गए। दोनों समय नियमित रूप से आकर स्टीमर लगता। कितनी भीड़, कितना कोलाहल। संध्या समय नदी का किनारा बिल्कुल निर्जन हो जाता। तब कैसी अबाध स्वाधीनता रहती और तीनों व्यक्ति मिलकर नाना प्रकार से सामग्री जुटाते, भूले करते और कुछ और कोई रसोई बना बैठते। उसके बाद मृणमयी ने भले झंकृत स्नेहपूर्ण हाथों से परोसा हुआ
ससुर जमाता एक साथ भोजन करते और गृहिणी तत्व की सहस्त्रों त्रुटियों के प्रदर्शन द्वारा मृणमयी का परिहास और उसको लेकर बालिका का आनंद कलह और मान मनोबल चलता। अंत में अपूर्व ने बताया कि अब और अधिक दिन ठहरना उचित न होगा। मृणमयी ने करुण स्वर में और कहा, कुछ और दिन रहने की प्रार्थना की। ईशान ने कहा, कोई जरूरत नहीं है। विदाई के दिन कन्या को छाती से लगाकर उसके सिर पर हाथ रखकर अश्रु गदगद कंठ से ईशान ने कहा, बेटी तुम ससुराल में उजाला करके लक्ष्मी बनकर रहना, मेरी मीनू में कोई दोष न देख पाए। मृणमयी रोते रोते पति के साथ विदा हुई और ईशान उस द्विगुणित निरानंद संकीर्ण कोठरी में लौटकर दिन पर दिन महीनों पर महीने नियमित रूप से माल तोलते रहे। अपराधियों की इस जोड़ी ने घर लौट आने पर मां अत्यंत गंभीर मुद्रा बनाए रही। कोई बात नहीं की, किसी के भी व्यवहार के प्रति ऐसा कोई भी दोषारोपण नहीं किया जिसे वह धोने की चेष्टा कर सकता है। अंत में असहाय होने पर अपूर्व ने जाकर कहा, माँ कॉलेज खुल गया है, अब मुझे कानून पढ़ने जाना पड़ेगा। माँ ने उदासीन भाव से कहा, बहू का क्या करोगे? अपूर्व ने कहा, बहू यहीं रहे। माँ बोली, ना बाबा, कोई जरूरत नहीं है, तुम उसे अपने संग ले जाओ। माँ अपूर्व से हमेशा तू कहकर बोलती थी। अपूर्व ने अभिमान पीड़ित स्वर में कहा, अच्छा। कलकत्ता जाने की तैयारी होने लगी। जाने से पूर्व की रात को अपूर्व ने बिस्तर पर पहुंचकर देखा मृणमयी रो रही थी। सहसा उसके मन को आघात लगा। खिन्न स्वर में बोला, मृणमयी, क्या तुम्हारा मन मेरे साथ कलकत्ता जाने को नहीं होता? मृणमयी बोली, नहीं। अपूर्व ने प्रश्न किया, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। अपूर्व ने प्रश्न किया, क्या राखल को छोड़ जाने के कारण तुम्हारा मन दुखी हो रहा है? मृणमयी ने अनायास ही उत्तर दिया, हाँ। बालक राखल के प्रति इस बीए उत्तीर्ण युवक की सुई के समान अति सूक्ष्म किंतु अत्यंत सुतीक्ष्ण ईर्ष्या का उदय हुआ। बोला, मैं अब काफी दिन घर नहीं आ पाऊंगा। इस सूचना के संबंध में मृणमयी को कुछ कहना ही नहीं था। कदाचित 2 वर्ष या उससे अधिक लग सकते हैं। मृणमयी ने आदेश दिया, तुम लौटते समय राखल के लिए एक 3 मुंह वाली रॉजर्स की छुरी ले आना। अपूर्व ने थोड़ा उठकर कहा, तो तुम यहीं रहोगी? मृणमयी ने कहा, हाँ, मैं माँ के यहाँ जाकर रहूंगी। अपूर्व ने निश्वास छोड़ते हुए कहा, अच्छा फिर रहो। जब तक तुम मुझे आने के लिए चिट्ठी नहीं लिखोगी मैं नहीं आऊंगा। अब तो खुश हो? इस प्रश्न का उत्तर देना व्यर्थ समझकर मृणमयी सोने लगी, किंतु अपूर्व को नींद नहीं आई। तकिया ऊंचा करके उसके सहारे बैठा रहा। भोर की वेला में अपूर्व ने मृणमयी को जगा दिया। बोला, मृणमयी, मेरे जाने का समय हो गया है, चलो तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ आऊं। मृणमयी बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। मृणमयी को उसकी माँ के घर पहुंचाकर अपूर्व अपने घर लौटकर माँ से बोला, मैंने सोच विचार कर देखा, बहू को अपने साथ कलकत्ता ले जाने से मेरी पढ़ाई लिखाई में बाधा पड़ती है। वहां उसकी कोई सहेली भी नहीं है और तुम उसको इस घर में रखना नहीं चाहती, इसीलिए मैं उसे उसकी माँ के घर पहुंचा आया हूँ। घोर मान के बीच माता और पुत्र का विच्छेद हुआ। मायके जाकर मृणमयी ने देखा कि उसका किसी तरह यहाँ मन नहीं लगता। वह घर मानो अचानक उसके लिए बदल गया। समय काटे नहीं करता, क्या करे, कहाँ जाए, किससे मेलजोल करे, कुछ भी नहीं समझ पाई। हठात मृणमयी के मन में आया, मानो सारे घर में, सारे गांव में कोई आदमी ही न हो, मानो दोपहर में सूर्य ग्रहण लग गया हो। वह किसी भी प्रकार न समझ सकी कि आज कलकत्ता जाने की उसकी इतनी इच्छा क्यों हो रही है। यह इच्छा कल रात कहाँ चली गई थी। कल वह नहीं जानती थी कि जीवन के जिस अंश का परिहार करने पर उसका मन हिचक रहा था, उसका सारा स्वाद पहले ही बदल गया है। मायके में अब वह पहले वाला शयन कक्ष उसे अपना नहीं लगता। वहां जो रहता था वह हठात चला गया। अब उसके हृदय की सारी स्मृतियां किसी और घर में, किसी और कमरे में, किसी और सैया के पास गुनगुन करती हुई मंडरा रही थी। मृणमयी को फिर कोई बाहर न देख पाया, फिर उसकी हास्य ध्वनि किसी को सुनाई नहीं पड़ी। राखल उसके सामने आते हुए डरता, खेलने की बात भी मन में न आती। मृणमयी ने माँ से कहा, माँ मुझे ससुराल छोड़ाओ। उधर पुत्र के विदा होते समय उदास मुख का स्मरण करके
अपूर्व की माँ का हृदय विदीर्ण हो रहा था। वह नाराज होकर बहू को समधिन के घर छोड़ आया था। ये बात उनके मन को बहुत चुभ रही थी। इसी स्थिति में सिर पर पल्ला लिए म्लान मुख मृणमयी के सास के पैरों में गिर पड़ने पर सास ने उसी क्षण अश्रुपूरित नेत्रों से उसे उठाकर अपने वक्ष से लगा लिया। क्षण भर में दोनों के मेल हो गया। सास बहू के मुंह की ओर देखती हुई आश्चर्य में पड़ गई। अब वह मृणमयी नहीं थी। साधारणतः ऐसा परिवर्तन हर एक में संभव नहीं है। बड़े परिवर्तन के लिए बड़ी शक्ति की आवश्यकता होती है। सास ने निश्चय किया कि मृणमयी के दोषों को एक एक करके ठीक करेगी। अब मृणमयी भी सास को समझ गई और सास ने भी मृणमयी को पहचान लिया। मृणमयी मन ही मन कहने लगी, मैं अपने आप को नहीं समझ सकी, पर भला तुमने मुझे क्यों नहीं समझाया? तुमने मुझे दंड क्यों नहीं दिया? मुझे अपनी इच्छा अनुसार क्यों नहीं चलाया? मैं दुष्टा जब तुम्हारे साथ कलकत्ता नहीं जाना चाहती थी तब मुझे जबरदस्ती पकड़कर क्यों नहीं ले गए? तुमने मेरी बात क्यों सुनी? मेरा अनुरोध क्यों माना? मेरा हठ क्यों सहा? इसके बाद अपूर्व ने जिस दिन प्रातःकाल पुष्करणी के किनारे वाले निर्जन पथ पर उसको बंदी बनाकर बिना कुछ कहे केवल उसके मुंह की ओर निहारा था, रह रहकर उसके मन में केवल यही याद आता, हाय अमुक समय यदि ऐसा करती, अमुक प्रश्न का यदि वह उत्तर देती, उस समय यदि ऐसा हुआ होता। अपूर्व ने मन में सोचकर क्षोभ हो रहा है कि मृणमयी को मेरा पूरा परिचय नहीं मिला। मृणमयी भी आज बैठी बैठी सोच रही है, उन्होंने न जाने मेरे विषय में क्या सोचा और समझा। अपूर्व चपल, अविवेचन और निर्बोध बालिका समझा होगा। परिपूर्ण हृदयामृत धारा में प्रेम पिपासा मिटाने की क्षमता से युक्त रमणी के रूप में नहीं जाना। इसको लेकर वह परिताप, लज्जा और धिक्कार से पीड़ित हो उठी। अपूर्व कह गया था, तुम्हारे चिट्ठी लिखे बिना मैं घर नहीं लौटूंगा। इसी का स्मरण करके एक दिन वह कमरे का द्वार बंद करके चिट्ठी लिखने बैठी। अपूर्व ने उसको सुनहली किनारी वाली 2 रंगीन कागज दिए थे, उसी को निकालकर बैठी बैठी सोचने लगी। स्याही में उंगलियां छानकर खूब संभाल संभाल कर टेढ़ी मेढ़ी पंक्तियों में छोटे बड़े अक्षरों के ऊपर बिना किसी संबोधन के चट से लिख दिया, तुम मुझे चिट्ठी क्यों नहीं लिखते हो? तुम कैसे हो? तुम घर आओ। और क्या कहना था वह कुछ न सोच सकी। असल में जो बात कहनी थी वे तो खैर लिख ही दी, किंतु मनुष्य समाज में मन के भावों को थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रकट करना आवश्यक होता है। मृणमयी समझ गई थी, इसीलिए उसने भी बहुत देर तक सोचने के बाद नई नई बातें जोड़ दी। इस बार तुम मुझे चिट्ठी लिखना, और कैसे हो लिखो, और घर आओ, माँ अच्छी है, विशु पुंटी अच्छे हैं, कल हमारी काली गाय ने बछड़ा दिया। इस प्रकार चिट्ठी पूरी कर दी। लिफाफे में चिट्ठी बंद करके अक्षर अक्षर में प्यार ढाला लिखा, श्रीयुक्त बाबू अपूर्व कृष्ण राय, प्रेम कितना क्यों न ढाला हो, न तो पंक्ति सीधी हुई, न अक्षर सुंदर बने, न भाषा ही शुद्ध हो सकी। लिफाफे पर नाम के अतिरिक्त और भी कुछ लिखना आवश्यक है, ये मृणमयी नहीं जानती थी। कहीं सास या और किसी और की दृष्टि न पड़ जाए, इस लज्जा से बचने के लिए एक विश्वस्त दासी के द्वारा डाक में छुड़वा दी। कहना व्यर्थ है, इस पत्र का कोई परिणाम नहीं हुआ। अपूर्व घर नहीं आया। माँ ने देखा कि छुट्टियां हो गई हैं और अपूर्व घर नहीं आया। उन्होंने सोचा अब भी वह मुझसे नाराज है। मृणमयी ने भी यही समझा कि अपूर्व उससे खींचा हुआ है। तब वह अपनी चिट्ठी की बात याद करके लज्जा में गड़ने लगी। वह चिट्ठी कितनी तुच्छ थी, उसमें कोई भी बात उसने नहीं लिखी जा सकती जो उसके मन के भाव को प्रकट कर सके। उसको पढ़कर तो अपूर्व मृणमयी को और अबोध बालिका ही समझेगा, मन ही मन उसका तिरस्कार करने लगा होगा। यही सोचकर वह मन ही मन झटपटाकर दासी से बार बार पूछती, वह चिट्ठी क्या तुम डाक में छोड़ आई थी? नौकरानी ने उसको सहस्त्र बार आश्वासन देते हुए कहा, हाँ जी, मैंने अपने हाथ से बक्स में डाली थी। अब तक तो वह बाबूजी को कब की मिल गई होगी। अंत में एक दिन अपूर्व की माँ ने मृणमयी को बुलाकर कहा, बहू, अप्पू बहुत दिनों से घर नहीं आया है, इसीलिए सोच रही हूँ कलकत्ता जाकर उसे देख आऊं। तुम संग चलोगी? मृणमयी ने सम्मति सूचक गर्दन हिला दी और कमरे में आकर किवाड़ बंद करके बिस्तर पर लेटकर तकिए को हृदय से चिपटाकर हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अपूर्व को कोई सूचना दिए बिना ही इन दोनों रमणियों ने उसकी प्रसन्नता की भीख मांगने के लिए कलकत्ता की यात्रा की। कलकत्ता में अपूर्व की माँ
अपने जमाई के यहाँ ठहरी। उस दिन संध्या के समय मृण्मयी का पत्र पाने से निराश होकर अपूर्व अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर स्वयं उसको पत्र लिखने बैठा। कोई बात बन ही नहीं पाती थी। वह एक ऐसा संबोधन खोज रहा था जिससे प्रेम भी प्रकट हो और साथ में मान भी व्यक्त हो जाए। शब्द न मिलने के कारण मातृभाषा के ऊपर उसकी अश्रद्धा दृढ़तर हो गई थी। इसी समय उसे बहनोई जी की चिट्ठी मिली। माँ आई है, जल्दी आओ और रात को भोजन इत्यादि यही करना। समाचार सब अच्छे हैं। अंतिम आश्वासन के रहते हुए भी अपूर्व अमंगल की आशंका से चिंतित हो उठा। वह अविलंब बहन के यहाँ जा पहुंचा। नजर पड़ते ही माँ ने पूछा, माँ सब कुशल तो है? माँ ने कहा, सब ठीक है। तू छुट्टी में घर नहीं आया, इसीलिए तुझे लेने आई हूँ। अपूर्व ने कहा, इसके लिए इतना कष्ट करने की क्या आवश्यकता थी? कानून परीक्षा की पढ़ाई लिखाई इत्यादि। भोजन के समय बहन ने पूछा, दादा तुम बहू को अपने साथ क्यों नहीं लाए? दादा गंभीर भाव से कहने लगे, कानून की पढ़ाई लिखाई इत्यादि। बहनोई हंसकर बोले, यह सब झूठा बहाना है, हमारे डर के मारे लाने की हिम्मत नहीं होती। बहन बोली, सचमुच बड़े खतरनाक हो, बच्ची अचानक देख ले तो चौंक कर डर जाए। इस प्रकार हंसी मजाक चलने लगा, किंतु अपूर्व अत्यंत चिंतित बना रहा। कोई भी बात उसे अच्छी नहीं लग रही थी। वह सोच रहा था, जब माँ कलकत्ता आई तो मृण्मयी चाहती तो अनायास ही उनके साथ आ सकती थी। हो सकता है माँ ने उसको साथ लाने का प्रयत्न भी किया हो, किंतु कोई फल न निकला हो। इस विषय में संकोच के कारण माँ को वह कोई प्रश्न नहीं पूछ सका। उसे समस्त मानव जीवन और विश्व दृष्टि के सिरे से ही भ्रमपूर्ण प्रतीत होने लगे। भोजन समाप्त होते ही बड़े जोर की हवा चली और जोर से वर्षा शुरू हो गई। बहन ने कहा, दादा आज हमारे यहाँ ही रह जाओ। दादा ने कहा, नहीं, घर जाना होगा, काम है। बहनोई ने कहा, रात को तुम्हें कैसा काम है? अगर एक रात यहाँ रह जाओगे तो तुम्हें किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा, तुम्हें क्या चिंता? बहुत कहने सुनने के बाद बड़ी अनिच्छा से अपूर्व उस रात रहने को राजी हुआ। बहन ने कहा, दादा तुम थके हो और अब देर मत करो, चलो सोने चलो। अपूर्व की भी यही इच्छा थी। अंधेरे में बिस्तर पर अकेला पड़ सके तो जान बचे। बात बात पर सवाल जवाब उसे अच्छे नहीं लग रहे थे। सोने के कमरे में दरवाजे पर आकर देखा कि कमरे में अंधेरा है। बहन बोली, लगता है हवा से बत्ती बुझ गई। दादा क्या बत्ती जला दूं? अपूर्व ने कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, रात में मैं बत्ती जलती नहीं रखता। बहन के चले जाने पर अपूर्व अंधेरे में सावधानी से खाट की ओर बढ़ा। खाट पर बैठने ही वाला था कि अचानक एक ध्वनि से युक्त एक सुकोमल बाहुपास ने उसे कठिन बंधन में बांध लिया। अश्रुजल युक्त आवेगपूर्ण चुंबन के कारण उसे विस्मय प्रकट करने का अवसर ही नहीं दिया। अपूर्व पहले तो चौंक पड़ा, उसके बाद समझ गया कि बहुत दिनों का यह हास्यबाधित अपूर्ण प्रयत्न आज अश्रुजल धारा में पूरा हुआ है। अंत में आप सब लोगों से एक विनम्र आग्रह, कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।